हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर वी हैव अंडरस्टूड द बायोग्राफी ऑफ द केन्स एंड उसी तरह उनके जो इकोनॉमिक व्यूज़ थे कंजम्पशन के ऊपर, उनको हमने अंडरस्टैंड किया था। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ब्रीफ जो उसकी बायोग्राफी वैसे मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर डाल चुकी हूँ, और वो प्रीवियस वीडियो में इसके साथ अटैच भी कर दूँगी। तो केन्स जो थे डैट वाज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, और केन्स ने अपने जो इकोनॉमिक आइडियाज़ थे, थ्योरीज थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर एक रेवोल्यूशन ला दी थी, और जिसकी वजह से क्या है कि इसको न्यू इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और उसी तरह इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के अंदर उन्होंने एक न्यू पैराडाइम इंट्रोड्यूस किया, और न्यू पैराडाइम जो है जनरल मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। ही वाज बेसिकली ए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बट मॉनेटरी प्रॉब्लम को उन्होंने मैक्रो पर्सपेक्टिव से जो है मतलब क्लियर किया है। और उनकी जो जनरल थ्योरी थी उसके अंदर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और अपनी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम जनरेट की। अकॉर्डिंग टू केन्स जो इकोनॉमी की टोटल इनकम है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और उसी तरह जो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। और जो इफेक्टिव डिमांड है वहाँ पे होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है गिवन होता है, कांस्टेंट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमने इफेक्टिव डिमांड को बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसको हम चेंज करके जो है संतुलन ला सकते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड जो एग्रीगेट डिमांड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन जो है हमारे लेवल ऑफ इनकम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करती है, और कंजम्पशन फंक्शन जो होता है मोर और लेस स्टेबल होता है। और ज़्यादा जो है कि अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनसफिशिएंट है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से कम होगी, और जिसकी वजह से क्या है बेरोज़गारी होगी और इनकम भी कम होगी। वेरिएशन और एम्प्लॉयमेंट इन इनकम जो है वो डिपेंड करती है वेरिएशन इन द इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी वेरिएशंस है, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है इफेक्ट होती है। इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो कि अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें नेट रिटर्न कितनी मिलती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डैट इज़ द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग ऑफ द फंड्स। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है डैट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल एंड द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस जो है फिजिकल और टेक्निकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकते, कि अगर आज की डेट के अंदर हमने एसेट को रिप्लेस करना है तो वो हमें किस मूल्य के अंदर जो है रिप्लेस करनी पड़ेगी। और उसी तरह ही देखो जो हमें जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो हमें 3 चीज़ों के लिए चाहिए, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव जो है वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के ऊपर, और प्रिकॉशनरी जो एमरजेंसी के साथ, इनका इंटरेस्ट ये इन इलास्टिक होते, इंटरेस्ट से प्रभावित नहीं होते। पर स्पेकुलेटिव मोटिव जो होता है जहाँ पे हमें इमीडिएट हम कोई मतलब किसी चीज़ के अंदर फ्लक्चुएशन है तो वहाँ से हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है कि कितना कैश हम अपने पास, कितनी लिक्विड एसेट्स जो है हम अपने पास रखना चाहते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो उसी के द्वारा क्या है कि इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, या तो हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इंक्रीज़ करें, या इंटरेस्ट रेट को लो करें, या मार्जिनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, उसके साथ ही इंटरेस्ट को भी हम लो करें। तो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि इनकम इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो उसी तरह क्या होता है कि अगर बेसिकली क्या होता है कि अगर इनकम इंक्रीज़ होती है बट उस रेशो के अंदर स्पेंड नहीं होती इंक्रीज़ इनकम,
तो वहाँ पे अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है रिड्यूस हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है इतना इंक्रीज नहीं होता। कंजम्पशन फंक्शन जो है दैट इज़ द हार्ट ऑफ केन्सियन एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम। और उसी तरह राइज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज सस्टेन बाय इंक्रीज कंजम्पशन एट लीस्ट अप टू द पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो राइज होती है, तो वहाँ पे है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को नहीं इंक्रीज करते बट हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होती है, तो सर्टेन पॉइंट तक हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों को राइज कर सकते हैं, एक सीमा तक हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। Important of investment and consumption for employment, income and output in the Keynesian theory, जिसको हम ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर के द्वारा भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मल्टीप्लायर जो है दैट रेफर टू द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इंडिकेटिंग द इंक्रीज इन इनकम दैट रिजल्ट फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि जब हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो उससे इनकम के अंदर कई गुना इंक्रीज होता है। तो मल्टीप्लायर जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे एक प्रिसाइज रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश करता है कि अगर हमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है, तो एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हम एक रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ए राइज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू राइज इन इनकम आउट ऑफ विच देयर अराइजेज ए हाई डिमांड फॉर कंजम्पशन। देखो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, और जिससे क्या होता है कि फर्दर इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता है, और ये जो प्रोसेस है क्यूमुलेटिव होता रहता है। और जब इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्रीज होता है, जैसे मान लो हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने एक फैक्ट्री लगाई है, तो उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो वो मार्केट के अंदर खर्च करेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट के अंदर राइज है तो इनकम के अंदर कई गुना इंक्रीज होती है। और अगर हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है तो मल्टीप्लायर भी हाई होगा, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस तो मल्टीप्लायर विल बी लो। फॉर इंक्रीजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी जाके इसका इफेक्ट जो है हम देख सकते हैं। बट सिंस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लाइकली टू फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि केन्स का ये कहना है कि जिस रेशो में इनकम इंक्रीज होती है उसी रेशो के अंदर कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती, कंजम्पशन इंक्रीज होती है बट उस रेशो में नहीं होती। तो ये जो है एक नेसेसरी स्टेप है कि अगर कंजम्पशन हमारी इंक्रीज नहीं होती तो हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट को अलॉन्ग विद कंजम्पशन डिमांड जो है वो हमारी इफेक्टिव डिमांड को डिटर्मिन करते हैं, और जिसके बेसिस पे हमारी लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है डिटर्मिन होती है। तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव डिमांड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और उसी तरह ही देखो जो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सप्लाई ऑफ मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और एग्रीगेट सप्लाई जो है फैक्टर कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। केन्स ने जो है बेसिकली कोई इकोनॉमिक अपनी जनरल थ्योरी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कोई सिस्टमैटिक एनालिसिस डेवलप नहीं किया। बेसिकली उन्होंने जो बहुत सारी अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं, तो वहाँ से हम डेवलपमेंट के बारे में जो आइडियाज़ है गैदर कर सकते हैं। और जो केन्स हैं उन्होंने बताया कि फ्यूचर रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये फंडामेंटल कंडीशंस डेवलपमेंट की होनी चाहिए कि जैसे हम लोग अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, जो सिविल वॉर एंड डिप्रेशन होती है उसको अवॉइड करें, और उसी तरह क्या है कि जो भी चीज़ें हम करते हैं तो वो साइंस के मुताबिक करें, और उसी तरह जो रेट ऑफ अकोमोलेशन है दैट इज़ फिक्स बाय द मार्जिन बिटवीन द आउटपुट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो केन्जियन जो है वो बूम को ज़्यादा ही मतलब फॉलो करते थे, कि अगर हम पूंजीवाद को मॉडिफाई करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इंटरवेन करती है, कैपिटलिज्म को मॉडिफाई करती है, तो इससे क्या होता है कि जो कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है उसको ब्रेक डाउन से हम बचा सकते हैं, और जिसके द्वारा क्या है कि लोगों की डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो सकती है।
और उसी तरह केन्जियन के जो इनसाइट्स थे, जो उन्होंने इतनी गहराई के अंदर आइडियाज़ दिए, वो मिसेस जॉन रॉबिन्सन, हैरोल्ड डॉमर और दूसरों ने सोफिस्टिकेटेड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर यूज़ किए हैं। उसी तरह कुरहरा ने ऑब्जर्व किया कि जो केन्स का नेशनल इनकम एनालिसिस है, वो कंजम्पशन को एस्टिमेट करने, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और जो अदर ऑपरेशनल सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चाहिए, तो उसका जो एनालिसिस है दैट इज़ ए वेरी यूजफुल चीज़। Keynes did not believe in the classical notion that the inherent tendency of the economy to maintain, देखो जैसे क्लासिकल ये था कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ ए नॉर्मल फीचर, तो केन्स ने इस बात में बिलीव नहीं किया। उसने कहा कि जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट की अवस्था में संतुलन में होती है। ज़रूरी नहीं है कि संतुलन के अंदर हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो। केन्स ने शॉर्ट रन प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उसी तरह केन्स का जो सेकुलर स्टेग्नेशन थीसिस था, उसने कहा कि अगर if that is their overproduction, underconsumption and very low marginal efficiency of capital. कैपिटलिज्म के अंदर देखो ये सिचुएशन है, अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है बट उतनी कंजम्पशन नहीं होती और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो है, तो हमारा जो पूंजीवाद है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, उसके अंदर डिप्रेशन आ सकता है। तो वहाँ पे था कि अगर इकोनॉमी को हमने मतलब प्रोग्रेस में रखना है, इकोनॉमी को हमने ब्रेक डाउन से बचाना है, तो जो स्टेट है उसको इंटरवेन करना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि जो स्टेग्नेशन का ट्रैप है उसके अंदर हमारी इकोनॉमी ना फंसे। अकॉर्डिंग टू केन्स, इफ डोमेस्टिक सोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट फिनांसिंग द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट को डेफिसिट फिनांसिंग जो है करनी चाहिए। और इसी तरह केन्सियन के जो व्यूज़ थे उसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। Some of the very crucial variable in the Keynesian system, for instance consumption function multiplier, वो sufficient नहीं है और practically इतने useful नहीं है। और उसके जो मल्टीप्लायर आइडियाज़ हैं वो मतलब जैसे उसके अंदर क्या है कि इमीडिएटली इफेक्ट दिखता है, लैग के बारे में नहीं बताया गया। और उसी तरह क्या है कि देखो जो उसके आइडियाज़ थे कि जो मेच्योर इकोनॉमी है एक समय के बाद सेकुलर स्टेग्नेशन आ जाएगी, तो वो जो आइडियाज़ थे वो करेक्ट नहीं थे। और उसका जो मॉडल था जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेटिव के ऊपर वो ज़्यादा मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता था। केन्सियन मॉडल जो था स्टैटिक था, वो जो इकोनॉमी की डायनामिक्स है उसको अंडरस्टैंड नहीं करता था कि शॉर्ट रन के अंदर भी इनकम चेंज हो सकती है। और उसी तरह जो केन्सियन मॉडल था उसने पीगू इफेक्ट को भी इग्नोर किया। और उसी तरह अगर हम बात करें तो क्लासिकल और केन्सियन को अगर हम डीपली एनालाइज करें तो वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है।